हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि प्रूव करो रूट 2 इरेशनल है या फिर प्रूव करो रूट 3 इरेशनल है। तो बच्चों, हमको पता तो है ही कि ये रूट 2 रूट 3 रूट 5 इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं, बट हमको ये प्रूव करके दिखाना है। तो इनको प्रूव करने में हमको हम एक थ्योरम का यूज करेंगे, और वो थ्योरम ये लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम इस थ्योरम को देखते हैं, इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, और फिर इस थ्योरम पे बेस्ड उन क्वेश्चन को करेंगे कि प्रूव करो रूट 2 रूट 3 रूट 5 इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो पहले ये थ्योरम देखते हैं कि थ्योरम क्या है। तो लेट पी बी ए प्राइम नंबर, अगर पी कोई प्राइम नंबर हो, और इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी एक स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन तो पी डिवाइड्स ए, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि अगर पी एक प्राइम नंबर हो और ये दिया गया हो कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो डेफिनेटली पी ए को भी डिवाइड करेगा। देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसे। सपोज करो 3 एक नंबर है, प्राइम नंबर है, और हमको ये दिया हुआ है कि 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 को ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, 6 के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, अब देखो 6 के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, 12 3 जा 36, 12 आएगा क्वोशंट, तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। एक और एग्जांपल देखिए, सपोज ये दिया हुआ है 5 एक प्राइम नंबर है, और 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, 100 को डिवाइड करेगा 5, 5 20 आएगा। ठीक है, तो 5 जो है ये अंदर की जो नंबर है जिसका स्क्वायर हो रहा उसको भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा, तो वो करता ही है, 5 10 को भी डिवाइड करता है। ठीक है बच्चों, तो ये थ्योरम है कि अगर कोई प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा। देखते हैं फिर थ्योरम, प्रूफ देखते हैं इस थ्योरम का। तो बच्चों, इससे पहले हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम 15 की बात करें, तो 15 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 5, दोनों प्राइम है। 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5, तीनों प्राइम है। ठीक है, तो इसी तरीके से ए भी क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए को भी हम क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए आर, ए को क्या लिख सकते हैं? जैसे 15 को लिख लिया हमने, 20 को लिख लिया, इसी तरीके से ए को भी लिखा जा सकता है। और इसके प्राइम फैक्टर हम सपोज कर लेंगे कि P1 है, एक P2 है, एक P3 है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, और लास्ट वाला फैक्टर Pn है। हमको पता नहीं कितने फैक्टर हैं, जितने भी हैं वो हमने मान लिए, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। ठीक है, वेयर P1 P2 P3 क्या है? ये जो P1 P2 P3 और ये डॉट 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 Pn जो है, ये क्या है? आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स, नोट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। ठीक है, नोट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग हैं। एक कोई दो फैक्टर जो हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने 20 वाले केस में देखा था, 20 क्या था? 2 इंटू 5, इसमें दो फैक्टर क्या थे? इक्वल थे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, यानी कि हो सकता है कुछ इक्वल भी हो उसमें, जरूरी नहीं है कि सब अलग ही हैं। अब अगर ए की वैल्यू ये है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, तो ए की जगह ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn
इंटू P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn। जब P1 की P1 में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा P1 स्क्वायर इंटू P2 की P2 में मल्टीप्लाई होगी तो P2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा P3 स्क्वायर डॉट 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 और Pn की Pn में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा Pn स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डॉट 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 Pn स्क्वायर। अब हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों जब भी कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब होता है कि वो नंबर दूसरे नंबर के का एक फैक्टर है। देखो 30 को क्या डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या है 30 का एक फैक्टर 2 जरूर होगा। तो देखो 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 डिवाइड कर रहा है 30 को, इसका मतलब क्या 2 एक फैक्टर होगा और वो है भी। 30 को क्या डिवाइड 3 भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या 3 एक फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, वो है 3। इसी तरीके से 5 भी डिवाइड करता है 30 को, तो इसका मतलब क्या 5 भी एक फैक्टर जरूर होगा और वो होता भी है। इसी तरीके से अगर P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो इसका मतलब क्या है कि P एक फैक्टर होगा ए स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, P क्या होगा, ए स्क्वायर का एक फैक्टर होगा। तो अगर P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P विल बी ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, बट ए स्क्वायर के फैक्टर क्या हैं, हमको बताएं ये हैं फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं ए स्क्वायर के, P1 P2 P3 और डॉट 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 Pn, ये फैक्टर हैं ए स्क्वायर के। ठीक है, बट ओनली पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर, कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, P1 स्क्वायर P1 P2 P3 यही फैक्टर है हमारे ए स्क्वायर के, P1 P2 P3 एंड डॉट 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 Pn, ये हमारे फैक्टर हैं ए स्क्वायर के। तो बच्चों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ओनली पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर दीज, कि ए स्क्वायर के सिर्फ यही पॉसिबल प्राइम फैक्टर होंगे। तो ऐसा हम कह रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि जब भी हम किसी पॉजिटिव इंटीजर के प्राइम फैक्टर करते हैं तो वो यूनिक होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर किए, वो यूनिक होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ओनली पॉसिबल फैक्टर्स ये हैं सिर्फ। ठीक है, अब क्या है कि P को एक फैक्टर होना है ए स्क्वायर का और ए स्क्वायर के सारे पॉसिबल फैक्टर ये हैं, तो इसका मतलब है कि P इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है, पहली बात तो ये कैसे आया है पॉसिबल प्राइम फैक्टर, ये आया है हमारा फंडामेंटल थ्योरम से, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से यही पॉसिबल प्राइम फैक्टर है और P को एक फैक्टर होना जरूरी है, तो इसका मतलब है कि P क्या होगा, इनमें से एक होगा। दैट मीन्स दैट P must be one of the P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, इनमें से ही कोई एक होगा P। ठीक है बच्चों, अब हमारा A क्या है, A है आपका P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn, और जो P है वो भी इन्हीं में से कोई एक है, तो इसका मतलब है कि P A को डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि A है इनका मल्टीप्लाई और P जो है वो इनमें से कोई एक है, P मस्ट बी वन ऑफ द दीज,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, p इनको डिवाइड करेगा, क्योंकि जो भी फैक्टर होते हैं किसी नंबर के 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 भी इसको डिवाइड करेगा, 3 भी इसको डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जब p इनमें से ही कोई एक है तो इसका मतलब है p इस नंबर को a को डिवाइड करेगा। ठीक है, दैट मीन्स p विल डिवाइड a। ठीक है बच्चों, तो ये था इस थ्योरम का प्रूफ, और इस थ्योरम को हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में कि √2 प्रूव करो, √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है। ऐसे क्वेश्चन में हम इस थ्योरम का यूज करने वाले हैं कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और p हमारा प्राइम नंबर है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे कि प्रूव करो √2 इज इरेशनल। ठीक है, √2 इरेशनल है या फिर प्रूव करो √3 इरेशनल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, दो तरीके से क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी में इस टाइप के क्वेश्चन है कि प्रूव करो √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें ओनली ये वाली टर्म है, रूट वाली टर्म। ठीक है, और सेकंड कैटेगरी है हमारी जिसमें कुछ ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रही है इनमें। ठीक है, जैसे कि बात करें हम, इसमें एग्जाम्पल 9 फर्स्ट कैटेगरी में है जिसमें √3 इरेशनल प्रूव करना है, या फिर क्वेश्चन 1 उसमें √5 को प्रूव करना है इरेशनल। ठीक है, जिसमें ओनली ये वाली टर्म है रूट वाली। और दूसरा जैसे कि एग्जाम्पल 10, इसमें हमें प्रूव करना है कि 5 माइनस √3 इरेशनल है। ऐसे टर्म जिसमें कुछ रूट वाली टर्म में कुछ ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रहा है या माइनस हो रही है, दूसरी कैटेगरी इस टाइप के क्वेश्चन की है। तो इनको एक अलग टाइप से करेंगे हम। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 11 है, इसमें हमको प्रूव करना है 3√2, तो √2 में 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये एक दूसरी कैटेगरी है क्वेश्चन की। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन 2 में हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इरेशनल है, ये प्रूव करो। या फिर क्वेश्चन 3 के सभी पार्ट, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में 1/√2 को प्रूव करना है इरेशनल, सेकंड में 7√5, थर्ड में 6 + √2। तो एक कैटेगरी तो वो है जिसमें सिर्फ ये वाली टर्म है ओनली रूट वाली, और दूसरी कैटेगरी जिसमें कुछ प्लस हो रहा है, जैसे यहाँ 5+ हो गया, या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की मल्टीप्लाई होगी, या फिर कुछ भी सिंपल टर्म, इसकी सिंपल रूट वाली टर्म को छोड़कर और जो कुछ भी उसमें चेंज हो रहा है तो उसको हम दूसरी कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाले को एक अलग मेथड से करेंगे, और ये जो सेकंड कैटेगरी है इसमें हम ये मान के चलेंगे कि √3 इरेशनल है। ठीक है, उसके बाद प्रूव करेंगे कि ये 5 माइनस √3 भी इरेशनल होगा। जैसे ये है, इसमें हम √2 को पहले मान के चलेंगे, इसमें √5 को मान के चलेंगे कि ये इरेशनल है। ठीक है, इसमें √2 को मान के चलेंगे, इसमें √5 को मान के चलेंगे कि ये इरेशनल है, और 7√5 फिर प्रूव करेंगे। ठीक है, इसमें एक पार्ट को पहले ही मान लेंगे, और वो क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो इधर हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर ओनली √2 √3 √5 को इरेशनल प्रूव करना है तो इसको एक अलग मेथड से करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले मान लेंगे कि ये जो टर्म है ये इरेशनल है। ठीक है बच्चों, इसमें हमको प्रूव करना है कि √2 इरेशनल है, तो हम इसका अपोजिट मान लेंगे, हम मान लेंगे कि लेट √2 इज रैशनल। ठीक है, हमको प्रूव करना था इरेशनल, बट हम मान लेंगे कि √2 रैशनल है। और ऐसा मानने के बाद फिर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा पैदा होगा, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगा कि जिसकी वजह से उस कॉन्ट्राडिक्शन को अवॉइड करने के लिए हमें कहना होगा कि √2 रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल मानने से तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि कुछ दो चीज़ें ऐसी हो रही होंगी जो एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को अवॉइड करने के लिए हम कहेंगे कि √2 इसलिए रैशनल नहीं हो सकता, इसीलिए √2 इरेशनल होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने मान लिया स्टार्टिंग में √2 रैशनल है। अब अगर कोई नंबर रैशनल होता है तो उसको a/b की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां a और b दोनों इंटीजर हो। ठीक है, अब √2 रैशनल है तो क्या होगा, a और b की जगह हम r और s ले रहे हैं, तो √2 को क्या लिख सकते हैं, हैंस देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स r and s
सच दैट, ऐसे दो इंटीजर आर और एस एग्जिस्ट करेंगे जिससे कि रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन एस की फॉर्म में, ठीक है, एंड एस जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, नीचे का डिनोमिनेटर जो होता है वो तो जीरो के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, तो रूट टू को क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन एस। अब हम अगर इनमें हो सकता है इन दोनों में कुछ कॉमन भी फैक्टर हो, जैसे कि देखिए आर अपॉन एस तो ये भी है, 1/2 भी हो सकता है और 4/8 भी हो सकता है, बट इन दोनों में एक डिफरेंस है, यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, बट यहाँ इन दोनों में 4 कॉमन है, ठीक है। तो अगर 4 कॉमन है तो हम क्या कर सकते हैं, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, ये बन जाएगा 1/2। सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है 6/10, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक फैक्टर कॉमन है वो है 2, तो जो भी फैक्टर कॉमन है उससे हम अगर डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये बन जाएगा 3/5। यानी कि अगर कुछ कॉमन है तो हम उससे डिवाइड कर दें अगर, तो जो नया नया रेशियो आएगा वो ऐसा आएगा कि उसमें अब कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अगर यहाँ पर आर और एस में हो सकता है कुछ कॉमन फैक्टर हो, तो हम क्या करेंगे, उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ किया था, यहाँ 4 कॉमन था तो 4 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 कॉमन था तो 2 से डिवाइड कर दिया, फिर ये जो नया रेशियो आया है इसमें कुछ भी ऊपर नीचे कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर 1 और 2 को क्या कहेंगे, ये को प्राइम है, यहाँ पर 3 और 5 को प्राइम है। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि आर और एस में कुछ कॉमन है, लेट आर एंड एस हैव सम कॉमन फैक्टर, कुछ कॉमन फैक्टर है इसमें, फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा कुछ कॉमन है, क्योंकि 1 तो होता ही है सब में कॉमन, बट हम 1 की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 1 के अलावा कुछ कॉमन है, जैसे कि यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, देन वी कैन डिवाइड, अगर कुछ कॉमन है तो उससे आर और एस को डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ 4 कॉमन था तो 4 कॉमन था तो 4 से डिवाइड कर दिया हमने ऊपर नीचे, यहाँ 2 से कर दिया, तो अगर यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देन वी कैन डिवाइड आर एंड एस बाई दैट कॉमन फैक्टर, ठीक है बच्चों। अब उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अगर डिवाइड कर देंगे तो जो नया नया जो रेशियो आएगा उसके दोनों नंबर को प्राइम हो जाएंगे, जैसे यहाँ नया क्या आया था 1 और 2, अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा, कहने का मतलब ये है यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं बचा, क्योंकि जो कॉमन था उससे तो हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब जब हम कैन डिवाइड आर एंड एस बाई दैट कॉमन फैक्टर तो क्या होगा, अब ये जो √2 है ये आर अपॉन एस ना होकर कोई नया रेशियो बन जाएगा, सपोज करो वो ए अपॉन बी है, ठीक है। सो √2 क्या हो सकता है, बन जाएगा ए अपॉन बी, वेयर ये जो ए और बी नए नंबर आए हैं ये इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि कॉमन से तो हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। वेयर ए एंड बी, अब ये जो ए एंड बी है ये को प्राइम है, को प्राइम का मतलब है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब इसी बात का हम यूज करेंगे, अभी हमने ये दिखा दिया है, ये मान के चल रहे हैं कि ए और बी को प्राइम है, यानी कि इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। थोड़ी देर बाद हम ये दिखाएंगे कि ये ए और बी में कुछ कॉमन फैक्टर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। यहाँ तो हम मान के स्टार्ट कर रहे हैं कि ए और बी में, क्योंकि कॉमन फैक्टर से तो हमने डिवाइड कर दिया अगर कुछ कॉमन था, तो अभी ए और बी जो हैं ये इसमें हम मान के चल रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है, बट थोड़ी देर बाद देखेंगे हम तो ए और बी में कुछ कॉमन निकलेगा, तो यानी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। यहाँ हम कह रहे हैं कॉमन नहीं है और नीचे कॉमन दिखा देंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, इसलिए हमको मानना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए क्रिएट हो रहा है कि हमने रैशनल मान लिया था इसको √2 को, इसलिए इरेशनल था। तो अब हमारा सारा एम ये रहेगा कि ए और बी में हमें कुछ ना कुछ कॉमन दिखाना है, फिलहाल तो कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम है ये, ठीक है बच्चों। अब को प्राइम मान लिए, अब क्या करेंगे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये b इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा √2b इक्वल a, ठीक है बच्चों। अब क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर कर सकते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये बन जाएगा आपका
2b का जब स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं इधर कर रहा हूँ। सच दैट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। अगर इसे पलट के लिखें हम तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल 2b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये जो राइट साइड है इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है यानी कि 2 इसका एक फैक्टर है। अब 2 एक फैक्टर है तो ये राइट वाली साइड जो है 2 से डिविजिबल है इसका मतलब। ठीक है ना, अगर किसी भी चीज़ में 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वो 2 से हमेशा डिविजिबल होगी क्योंकि 2 एक फैक्टर है ऊपर, 2 से कट जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो ये जो राइट वाली साइड है ये आपकी 2 से डिविजिबल है और इस राइट साइड के इक्वल क्या है ए स्क्वायर, यानी कि ये ए स्क्वायर भी आपका 2 से डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, इसका पूरे का मतलब है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रही है इधर तो ये साइड तो 2 से डिविजिबल है और इसके इक्वल है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो थोड़ी देर पहले हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, तो उससे क्या हो जाएगा, ए भी डिविजिबल होगा, ए इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब ये होगा ना, क्योंकि ए स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा बाई 2। अब जब ए 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, ए का एक फैक्टर 2 होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं, हम उसे सी मान लेते हैं, तो ए को क्या लिख सकते हैं हम 2c। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है ए डिविजिबल है 2 से, इसका मतलब ए का एक फैक्टर तो 2 हो गया और दूसरा कुछ भी हो उसकी जगह हमने सी ले लिया, यानी कि ए को क्या लिख सकते हैं हम 2c के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर सी क्या है, सी इज सम इंटीजर, कुछ भी इंटीजर हो हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमने मान लिया कि कोई भी इंटीजर है, बट कम से कम सी में 2, ए में ए का एक फैक्टर 2 तो है क्योंकि ए 2 से डिविजिबल था। ठीक है, अब ये वैल्यू ए इक्वल टू 2c हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, उस इक्वेशन में ए इक्वल टू 2c रख देंगे तो ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर इक्वल 2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर इक्वल 2b स्क्वायर। यहाँ से b स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो b स्क्वायर आ जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन 2, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा 2c स्क्वायर के इक्वल। अब ये बिल्कुल वही कंडीशन बन गई जो थोड़ी देर पहले बनी थी, जैसे a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर था तो इसका मतलब क्या था कि a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, यही मतलब था। तो अब यहाँ b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब जैसे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 था तो थ्योरम से क्या कह सकते हैं हम, ए इज डिविजिबल बाई 2। इसी तरीके से यहाँ पे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी इज आल्सो डिविजिबल। ठीक है ना, थ्योरम से हम कह सकते हैं कि जब भी ए स्क्वायर डिविजिबल होता है किसी नंबर से, किसी प्राइम नंबर से, तो ए भी डिविजिबल होता है। इसी तरीके से बी स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अब ए भी डिविजिबल है 2 से और बी भी डिविजिबल है 2 से, इसका मतलब क्या है, दोनों में एक फैक्टर 2 कॉमन है। ठीक है ना, दैट मीन्स ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर 2, इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर 2। ठीक है ना बच्चों, बी भी डिविजिबल है 2 से और ए भी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ए और बी दोनों में एक फैक्टर 2 है, कॉमन है वो, क्योंकि ए में भी 2 है और बी में भी 2 है। बट यहाँ पर हमने क्या माना था, ए और बी दोनों को कोप्राइम माना था, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं माना था हमने। ठीक है, क्योंकि जो कॉमन था वो तो हमने डिवाइड कर दिया था यहाँ पे आर और एस में, यहाँ हमने मान लिया था ए और बी दोनों कोप्राइम है और यहाँ पर क्या एक फैक्टर दोनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या है
कि दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। यहां हमने मान लिया था को प्राइम है, वहां हमारा आ रहा है कि ये को प्राइम नहीं है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। तो हम लिख देंगे कि दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ आवर रोंग अजम्पशन दैट √2 इज रैशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुआ है क्योंकि हमने रोंग एजम्पशन लिया था कि √2 रैशनल है, इसीलिए √2 रैशनल नहीं हो सकता, √2 इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है करने का कि हम कुछ जो हमको प्रूव करना था उसका अपोजिट लेके चलेंगे। अब अपोजिट लेने की वजह से कुछ कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगा, ऐसी दो चीज़ें हो जाएंगी जो एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ ए और बी को प्राइम भी है और नोट को प्राइम भी है, तो या तो को प्राइम होंगे या नोट को प्राइम होंगे। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों एक साथ हो रहे हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है, और कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है तो यानी कि हमने जो चीज़ स्टार्ट की थी वो गलत मान कर की थी, इसीलिए √2 जो है इरेशनल होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एग्जाम्पल 9 में हमको प्रूव करना है कि √3 इरेशनल है, तो हम इसका अपोजिट मान लेंगे कि सपोज √3 इज रैशनल। हम अपोजिट मान लेंगे और फिर उसके बाद कुछ ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगा कि हमको ये मानना ही होगा कि √3 इरेशनल है, रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल मानने से कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होने वाला है अभी कुछ। ठीक है बच्चों, तो हमको प्रूव करना था √3 इरेशनल है, हम मान लेंगे कि सपोज √3 इज रैशनल। अब अगर रैशनल है कोई चीज़ तो उसको a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां a और b दोनों इंटीजर हो और b जो है 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिलहाल a b की जगह हम RS ले रहे हैं, R और S। ठीक है, तो अगर √3 रैशनल है तो क्या होगा, देन दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स R and S such that ऐसे दो इंटीजर R और S जरूर एग्जिस्ट करेंगे कि √3 को आप ये लिख सको, √3 इक्वल R/S। ठीक है ना, क्योंकि √3 को हम रैशनल मान रहे हैं, रैशनल मान रहे हैं तो a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फिलहाल a और b की जगह हमने ले लिया R और S, और S क्या होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, S कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है देखो, a/b की जो ये फॉर्म होती है ये या तो दोनों प्राइम होंगे, प्राइम का मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, ये भी a/b की एक फॉर्म है, रैशनल नंबर है। और एक रैशनल नंबर इस तरीके का भी हो सकता है कि मान लीजिए 12/16 कि जहां पर दोनों को प्राइम नहीं है, यानी कि इनमें कुछ फैक्टर कॉमन है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई फैक्टर कॉमन है ऊपर नीचे तो उसको प्राइम बनाया जा सकता है, अगर जो भी कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ 4 कॉमन है तो अगर 4 से डिवाइड कर दें, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, तो नया रेशियो क्या आ जाएगा 3/4। अब ये को प्राइम है क्योंकि अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा है फैक्टर। ठीक है, तो अगर कुछ कॉमन है a/b वाली फॉर्म में तो उसको उस कॉमन फैक्टर से अगर डिवाइड कर दें तो जो नया रेशियो आएगा वो को प्राइम बन जाएगा, यानी कि अब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि 1 तो हमेशा कॉमन रहेगा ही किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, देखिए जैसे एक और देखते हैं, अगर 25/30 है तो अभी ये प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। ठीक है, को प्राइम का मतलब है कि दोनों में कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन है अदर देन 1। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन है हमारी तो हम उस कॉमन फैक्टर से अगर डिवाइड कर दें 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो जो नया रेशियो आएगा अब वो दोनों को प्राइम हो जाएंगे, यानी कि उनमें अब कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1। इसी चीज का हम यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं R और S को हम ऐसा बना लें कि वो को प्राइम बन जाए, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, ये हमारा एक फंडा है, क्योंकि अगर हम ऐसा बना लें, अगर ये शो कर दें कि अभी फिलहाल तो R और S को प्राइम है, यानी कि कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है अदर देन 1, और फिर थोड़ा नीचे सोल्व करेंगे तो पता चलेगा कि
अभी भी कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन बचा हुआ है, और वही हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करने का, कॉन्ट्राडिक्शन को शो करने का तरीका होगा कि भाई अभी तो हमने ले लिया था कि आर और एस को प्राइम है, यानी कि इसमें कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है वन को छोड़कर, बट थोड़ी देर बाद सोल्व करके देखेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन दिख रहा होगा वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करके ये शो कर देंगे कि भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने यहाँ रॉन्ग एजम्पशन किया था। वो क्या किया था कि रूट थ्री को हमने रैशनल मान लिया था, इसलिए रैशनल नहीं हो सकता रूट थ्री, और वो इरेशनल होगा इसीलिए। ठीक है बच्चों, तो हमारा फंडा ये है कि फिलहाल हम आर और एस को ऐसा शो करेंगे कि इनमें आर और एस में कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अभी उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए मान लेंगे कि सपोज कुछ कॉमन है, लेट देयर इज सम कॉमन फैक्टर बिटवीन कॉमन फैक्टर अदर देन वन, कॉमन फैक्टर वन को छोड़कर कोई और कुछ कॉमन है अदर देन वन, किसके बीच में, बिटवीन आर एंड एस, बिटवीन आर एंड एस। तो अगर कुछ कॉमन है, पहले हमने मान लिया कि कुछ कॉमन है, कॉमन है तो उससे डिवाइड कर दो, जैसे अगर यहाँ कुछ कॉमन था तो उस कॉमन फैक्टर से अगर डिवाइड कर दे तो जो नया रेशियो आएगा वो को प्राइम आएंगे दोनों नंबर, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा उसमें। तो ऐसे ही हम कर रहे हैं कि अगर कुछ कॉमन फैक्टर है देन वी कैन डिवाइड आर एंड एस, आर और एस को उससे डिवाइड कर देंगे जिस कॉमन, जो भी फैक्टर कॉमन है, आर एंड एस बाई दैट कॉमन फैक्टर, उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। एंड वी गेट रूट थ्री इक्वल, एक नया रेशियो आएगा जब कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ डिवाइड किया था एक नया रेशियो आया था, इसी तरीके से जब आर और एस को डिवाइड करेंगे तो ए और बी एक नया रेशियो आएगा। ठीक है, और ये ए और बी क्या होंगे, जैसे 5 और 6 जो नए रेशियो आया था वो दोनों को प्राइम थे, उसी तरीके से ए और बी, ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है कि कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें अदर देन वन। अब यहाँ से यहाँ हमने मान लिया ये दोनों को प्राइम है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हमारा काम है कि थोड़ी देर बाद हमें ये दिखाना है कि ये को प्राइम नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है, 3 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। अगर इसे पलट के लिख लें तो ये बन गया है ए स्क्वायर इक्वल 3b स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो राइट साइड है इसमें 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 3 इसका एक फैक्टर है, यानी कि ये जो राइट साइड है ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है ना, अगर किसी भी चीज़ में 3 से मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो क्लियरली 3 से तो डिविजिबल है ही, क्योंकि 3 से ये 3 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें राइट साइड में 3 से एक मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि राइट साइड जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब ये राइट साइड जब 3 से डिविजिबल है और राइट साइड के इक्वल है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया कि दैट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में 3 एक फैक्टर है तो ये राइट साइड 3 से डिविजिबल है और उसके इक्वल है ए स्क्वायर, तो इसलिए ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, और अगर ए स्क्वायर जब डिविजिबल हो किसी प्राइम, 3 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर कोई किसी चीज़ का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो तो थ्योरम पढ़ी थी हमने, तो वो चीज़ भी उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होती है,
पढ़ी थी ना अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम कि अगर p एक प्राइम नंबर हो और p a स्क्वायर को डिवाइड करे या a स्क्वायर p से डिविजिबल हो तो a भी p से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो उसी थ्योरम का यूज करेंगे कि यहाँ लिखा है a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 और 3 है प्राइम, इसीलिए इस लाइन का मतलब हो गया कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब देखिए, अब a डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब है कि a का एक फैक्टर 3 जरूर होगा। देखिए अगर 30 की बात करें, एग्जांपल देखते हैं, 30 का एक फैक्टर 30 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि 30 का एक फैक्टर 3 जरूर होगा, बाकी कुछ भी हो 3 जरूर होगा। ठीक है, और 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू समथिंग, और वो समथिंग क्या है 10, है ना। 30 2 से भी डिविजिबल है, तो 30 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग, और समथिंग कोई भी नंबर हो सकता है, इस केस में 15 है। अब ये 30 3 से भी डिविजिबल है, उस 3 तो ले लिया हमने, 5 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या 30 का एक फैक्टर 5 भी जरूर होगा, और 30 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू समथिंग, और वो समथिंग क्या है 6। ठीक है, इसी तरीके से 30 को आप मानो तो 6 भी इसका एक फैक्टर 6 से भी डिविजिबल है 30, तो इसका मतलब क्या है कि 30 को 6 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, यानी कि 6 एक फैक्टर है, बाकी कुछ भी हो, इस केस में 5 है। ठीक है, या 30 का एक फैक्ट 30 15 से भी डिविजिबल है, तो क्या लिख सकते हैं 15 इसका एक फैक्टर होगा, हाँ है, और 30 को क्या लिख सकते हैं 50 इंटू 15 इंटू समथिंग, और वो समथिंग है 2। इसी तरीके से a इज डिविजिबल बाई 3, तो a को क्या लिख सकते हैं, a का एक फैक्टर 3 जरूर होना चाहिए, 3 इंटू समथिंग सम नंबर, 3 इंटू कुछ किसी नंबर के बराबर होगा ये। अब वो नंबर हमें पता नहीं है, तो फिलहाल c मान सकते हैं, c कुछ भी हो, c एक इंटीजर होगा। ठीक है, जो भी हो इसकी वैल्यू, बट इतना पता है कि a को हम 3 इंटू सी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से अगर हम ये लिखा हुआ है कि a इज डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब क्या है कि a को हम क्या मान सकते हैं 3 इंटू सम इंटीजर, उस इंटीजर को फिलहाल हम c मान रहे हैं। ठीक है, और यहां लिख देंगे वेयर c इज सम इंटीजर। ठीक है ना बच्चों, 3 से डिविजिबल है a, तो a का एक फैक्टर 3 होगा, बाकी क्या है वो हमें नहीं मतलब है अभी, उसे c मान लेते हैं। अब इसको a इक्वल टू 3c को इस इक्वेशन में रखेंगे, इसे 1 मान लेते हैं, तो पुटिंग a इक्वल 3c इन इक्वेशन 1, अगर 1 में रख दें इसे तो ये हो जाएगा, a की जगह 3c रखेंगे तो 3c का स्क्वायर इक्वल 3b स्क्वायर, 3c का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9c स्क्वायर, 9c स्क्वायर इक्वल 3b स्क्वायर। ठीक है, 3 से इधर डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर, और अगर इसे पलट के लिखें तो ये बन गया आपका b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब जैसे यहाँ था a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, इसका मतलब था कि a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, इसी तरीके से ये है b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। ठीक है ना, बिल्कुल जैसे ये इस लाइन के बाद आई थी कि a स्क्वायर डिविजिबल होगा 3 से, इसी तरीके से इस लाइन का मतलब है कि b स्क्वायर डिविजिबल होगा 3 से। इसका मतलब हो गया इस लाइन का कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब अगर b स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, तो थ्योरम हमने पढ़ी थी अभी कि b भी डिविजिबल होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ था कि a स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा, इसी तरीके से b स्क्वायर डिविजिबल है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है बच्चों, अब हमने थोड़ी देर पहले क्या दिखाया, a भी 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल है, यानी कि दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है 3। ठीक है बच्चों, a दैट मीन्स a एंड b, क्योंकि a भी डिविजिबल है 3 से और b भी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है 3। ठीक है, दैट मीन्स a एंड b हैव
ए कॉमन फैक्टर 3, दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, यानी कि क्या हो गए, ये दोनों कोप्राइम नहीं रहे। अगर कुछ कॉमन है अदर देन 1, इसका मतलब वो कोप्राइम नहीं है। और हमने थोड़ी देर पहले क्या मान के चले थे कि दोनों कोप्राइम है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अभी क्या हो गया, यहाँ पे एक फैक्टर कॉमन आ गया, इसका मतलब क्या, आगे जगह नहीं है, आप लिखोगे कि दैट मीन्स ए एंड बी हैव ए, अच्छा कॉमन फैक्टर लिख दिया हमने, इसके बाद लिखेंगे कि दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम, ठीक है, बट वी हैव टेकन ए एंड बी टू बी कोप्राइम, ठीक है। सो देर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन एंड दैट कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन क्रिएटेड ड्यू टू, क्यों क्रिएट हुआ एक कॉन्ट्राडिक्शन, हमारे गलत एजम्पशन के कारण, ड्यू टू अवर रोंग एजम्पशन। और एजम्पशन क्या था, दैट √3 इज रैशनल, सो √3 कैन नॉट बी रैशनल, इट इज ए इरेशनल, एन इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये लिख लोगे आप इसके बाद, ठीक है। इसके बाद लिखोगे, ये तो हमने दिखा दिया, ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर 3, इसके बाद लिखोगे कि दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम, but we have taken A and B to be co-prime. So there is a contradiction, and this contradiction has been created. This contradiction has created due to our wrong assumption that √3 is rational. So √3 cannot be rational. It is an irrational number. ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल 10 में हमको शो करना है कि 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो ये हम सेकंड मेथड से करेंगे, यानी कि अगर ओनली रूट वाली टर्म हो, जैसे इससे पहले एग्जाम्पल में थी, इससे पहले 2 एग्जाम्पल में √2 को प्रूव करना था हमें इरेशनल, और √3 को इरेशनल प्रूव करना था। यानी कि जब ओनली अंडर रूट वाली टर्म हो, अंडर√2, अंडर√3, अंडर√5, अंडर√7, अंडर√6, इस टाइप की जो टर्म हो जिसमें ओनली अंडर रूट वाली टर्म इन्वॉल्व है, तो उसको फर्स्ट मेथड से करेंगे। और फर्स्ट मेथड है जैसे कि अभी हमने ये किया था √3 वाला क्वेश्चन, कि जिसमें स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है। बट अगर कुछ और प्लस हो रहा हो रूट वाली टर्म में, या माइनस हो रहा हो, या फिर डिवाइड हो रहा हो कुछ, या मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, तो उसको हम सेकंड मेथड से करेंगे। वो सेकंड मेथड अब देखते हैं हम कैसे करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड में हम ये मान के चलेंगे कि जो रूट वाली टर्म है वो प्रूव कर चुके हैं हम, ठीक है, √2, √3 वो हम पहले वाले मेथड से प्रूव कर चुके हैं। अब इसको इरेशनल हम मान रहे हैं कि √3 तो इरेशनल है, और इसकी हेल्प से हम पूरी टर्म को शो करेंगे कि ये पूरी टर्म इरेशनल है। स्टार्टिंग में इसको रैशनल लेंगे, देखो इसको इरेशनल प्रूव करना था, मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ मैं जी। अगर सेकंड मेथड, पहली बात तो सेकंड मेथड वहाँ यूज करेंगे जब रूट के अलावा कुछ और टर्म, जैसे यहाँ 5 प्लस हो रहा है, या कुछ माइनस हो रही हो, या मल्टीप्लाई हो रही हो, या डिवाइड हो रही हो, ठीक है। उसको कैसे करेंगे, पहले पूरी टर्म को हम मान लेंगे रैशनल, ठीक है। उसके बाद करते करते जो ये रूट वाली टर्म है इसको इरेशनल हम मान रहे हैं कि कर चुके हैं, इसका यूज करेंगे कि √3 इरेशनल है, इसका यूज करते हुए इस पूरी टर्म को इरेशनल प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो गए हो तो एक बार फिर समझते हैं। जब भी रूट के अलावा कुछ और टर्म एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो रही है, जैसे यहाँ 5 इन्वॉल्व है, प्लस हो रहा है 5 इसमें, ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा टर्म यानी कि कोई इंटीजर वैल्यू, कोई प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, या मल्टीप्लाई हो रही है, तो सेकंड मेथड का यूज करेंगे। और सेकंड मेथड ये है कि जो भी पूरी टर्म है उसको आप पहले रैशनल मान लेंगे, फिर आगे चल के ये जो ओनली रूट वाली टर्म है इसको आप ये मान के चल रहे हैं कि ये तो इरेशनल हम प्रूव कर चुके हैं बाय फर्स्ट मेथड, ठीक है। इसीलिए इसका यूज करेंगे अब कि √3 इरेशनल है, इसको कुछ कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा होगा वहां यूज करके फिर पूरी टर्म को हम इरेशनल दिखाएंगे। इस एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। सबसे पहले पूरी की जो पूरी टर्म है उसको आप रैशनल मान लो कि लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल, ठीक है बच्चों। अब अगर ये रैशनल है तो क्या होगा, इसको a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां a और b दोनों इंटीजर हो और b 0 ना हो, ठीक है। सो तो क्या हो सकता है, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स r एंड s, ऐसे r a और b ले लेते हैं फिलहाल, a एंड b सच दैट, ऐसे नंबर एग्जिस्ट जरूर करेंगे दो a और b कि आप क्या लिख सको, 5 माइनस √3 को a/b की फॉर्म में लिख सको,
ठीक है, कोई ना कोई एक नंबर ऐसे जरूर होगा, एक ए और एक बी, जो इंटीजर होंगे, और इस फॉर्म में आप लिख सकते हो 5 माइनस रूट थ्री इक्वल ए अपॉन बी। और ये जो नीचे वाली टर्म है ये जीरो नहीं हो सकती। ये तो हुई वो कंडीशन कि हमने ये माना है कि रैशनल है, रैशनल है तो ये वाली कंडीशन तो होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस चीज का यूज करेंगे जो मैं बता रहा था कि इस रूट थ्री को हम इरेशनल मान चुके हैं कि पहले से प्रूव है, और इसका यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये जो रूट वाली टर्म है ओनली, इसको अकेला कर लो सबसे पहले। ठीक है, इस रूट वाली टर्म को अकेला कर लो। अभी क्या है, ये 5 के साथ है, तो रूट थ्री को इधर ले आओ और ए अपॉन बी को इधर ले आओ, तो ये 5, ये ए अपॉन बी जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस ए अपॉन बी, और रूट थ्री माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये हो गया अकेला, रूट थ्री अकेला हो गया। ठीक है ना, रूट थ्री को आपको अकेला करना है। उसके बाद अभी थोड़ा पलट के लिख लेते हैं इसे। ये हो गया रूट थ्री इक्वल 5 माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, अब यहाँ बी अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 5 बी माइनस ए अपॉन बी। आपने बी को एलसीएम ले लिया, ठीक है, यहाँ 1 मान लो, बी को एलसीएम ले लो। ठीक है, ये 5 बी माइनस ए हो जाएगा, एलसीएम लेना तो आता होगा आपसे। ठीक है, और ये इक्वल हो गया रूट थ्री के। अब ये जो पूरी राइट हैंड साइड है, ये जो साइड है पूरी, इसको जरा देखते हैं। यहाँ ए और बी तो इंटीजर है, ए और बी क्या है, इंटीजर है, यानी कि ये ए एक इंटीजर है और ये बी भी एक इंटीजर है और ये नीचे बी भी एक इंटीजर है। अब अगर इस इंटीजर में 5 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इंटीजर में जब इंटीजर की मल्टीप्लाई होती है तो इंटीजर बन जाता है, 5 भी हो गया एक इंटीजर। अब इस 5 बी में से ए माइनस हो रहा है, यानी कि इस इंटीजर में से ये इंटीजर माइनस हो रहा है, तो इंटीजर से इंटीजर माइनस होता है तो भी इंटीजर ही बनता है, तो ये पूरी ऊपर की टर्म होगी इंटीजर। अब ऊपर इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है, तो इंटीजर को जब इंटीजर से डिवाइड करते हैं, देखो ये पूरी ऊपर की इंटीजर बन गई थी, नीचे भी इंटीजर था, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल हो गया ना, तो ये पूरी टर्म क्या है, इज रैशनल। ठीक है, बिकॉज क्यों है रैशनल, बिकॉज ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, ए और बी इंटीजर थे आपके, इसी वजह से ऊपर भी इंटीजर बन गया था, नीचे भी इंटीजर बन गया था, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर होता है रैशनल। तो ये राइट साइड जब रैशनल है और इसके इक्वल है रूट थ्री, तो रूट थ्री भी इस हिसाब से रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम, सो रूट थ्री इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि ये इसके इक्वल था। लेकिन हमें पता है कि रूट थ्री तो इरेशनल होता है। अब इस चीज को मैं पहले कह रहा था कि इस रूट थ्री को हम इरेशनल मान के चल रहे हैं और फिर इसका यूज करेंगे। अब यहां यूज करेंगे कि बट, ये मान के चल रहे हैं कि रूट थ्री इरेशनल होता है। ठीक है, बट रूट थ्री इज इरेशनल। अब यहां हमने प्रूव नहीं किया, इससे पहले प्रूव कर चुके हैं पहले एग्जाम्पल में, इसीलिए इन एग्जाम्पल में हम मान लेंगे कि रूट थ्री इरेशनल है। ठीक है, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन बन गया, क्योंकि इस हिसाब से तो देखो राइट साइड तो रैशनल थी, इसके हिसाब से लेफ्ट साइड जब इक्वल है तो ये लेफ्ट साइड भी रैशनल होनी चाहिए। ठीक है, रूट थ्री क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, बट रूट थ्री होता क्या है, इरेशनल, तो कॉन्ट्राडिक्शन बन गया। ठीक है, सो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों बना है, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, क्यों अराइज हुआ ये कॉन्ट्राडिक्शन, ड्यू टू आवर रोंग एजम्पशन, हमारे गलत एजम्पशन के कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। और गलत एजम्पशन क्या था कि 5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल, that 5 minus root 3 is rational, so 5 minus root 3 is irrational। ठीक है बच्चों, ये सेकेंड मेथड से कर रहे हैं हम, जिसमें अगर ओनली रूट वाली टर्म के अलावा कुछ एक्स्ट्रा टर्म हो तो हम इस मेथड से करेंगे कि पहले रैशनल मान लिया पूरी टर्म को, ए अपॉन बी के इक्वल रख दिया, फिर जो
ये वाली जो टर्म है रूट वाली उसको अकेला कर लो बिल्कुल। जब अकेला कर लिया रूट को तो जो बाकी की टर्म है उसको देखो, ये आ जाएगी रैशनल। हर क्वेश्चन में ऐसी होगा सेकंड वाले मेथड से, जिसमें रूट के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा टर्म इन्वॉल्व है। ये हो गया आपका पूरा रैशनल, क्योंकि ए और बी इंटीजर है, तो ए और बी इंटीजर है तो ऊपर भी इंटीजर बनेगा नीचे भी इंटीजर बनेगा, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर हो गया रैशनल। तो इस हिसाब से रूट थ्री इसके इक्वल है, तो रूट थ्री को भी हो जाना चाहिए रैशनल, बट रूट थ्री को हम मान के चल रहे हैं इर्रेशनल, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में हम प्रूव कर चुके हैं। तो रूट थ्री इज इर्रेशनल, ठीक है। और इससे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हो रहा, क्योंकि हमने गलत माना था, रॉन्ग एजम्पशन लिया था, ठीक है। इसीलिए रूट फाइव माइनस रूट थ्री इर्रेशनल होगा, ठीक है। और अगर खाली रूट थ्री वाली बात हो कि प्रूव करो रूट थ्री इर्रेशनल है, तो फर्स्ट वाली मेथड से करेंगे जिसमें हमको स्क्वायर करना पड़ा था, ठीक है। अभी जो पहला एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल 11 में हमें शो करना है कि थ्री रूट टू इर्रेशनल है, ठीक है। तो रूट के साथ कुछ नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसे सेकंड मेथड से करेंगे हम। अगर ओनली रूट होता तो फर्स्ट मेथड से करते, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है थ्री रूट टू इर्रेशनल है, तो हम क्या सपोज कर लेंगे, लेट थ्री रूट टू इज रैशनल। हम अपोजिट मान लेंगे। अब अगर रैशनल है तो इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स a and b such that 3 upon root 2 equal a upon b, और where b cannot be equal to 0, b cannot be equal to 0। अब क्या करेंगे, रूट टू को लेफ्ट में ही रखेंगे, थ्री को राइट में ले आएंगे, ठीक है। a अपॉन थ्री बी। अब a क्या है आपका, इंटीजर है, b भी इंटीजर है, ठीक है। तो b एक इंटीजर है, थ्री से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे का पूरा इंटीजर बन जाएगा, और ऊपर भी इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल होता है, ठीक है ना। a अपॉन बी की फॉर्म ही है ये। तो ये जो पूरी राइट साइड है ये क्या बन गई आपकी, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। नाउ वी नो दैट ये जो राइट साइड है a अपॉन थ्री बी ये रैशनल है, इज रैशनल। अब जब ये रैशनल है और ये रूट टू के इक्वल है, तो रूट टू को भी रैशनल होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स रूट टू इज रैशनल। बट रूट टू क्या होता है, इरेशनल होता है, हमको पता है। बट वी नो दैट रूट टू इज इरेशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बन गया हमारे हिसाब से। यहाँ से रूट टू रैशनल आ रहा है, बट हमको पता है पहले से कि रूट टू तो इरेशनल होता है। सो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। एंड ये कॉन्ट्राडिक्शन किस लिए क्रिएट हुआ है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज क्रिएटेड बिकॉज, किस लिए क्रिएट हुआ है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है। हमारी गलत एजम्पशन के कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है। और हमारा एजम्पशन क्या था कि थ्री रूट टू रैशनल है, सो थ्री रूट टू इज इरेशनल, ठीक है बच्चों। थ्री रूट टू इरेशनल हो जाएगा। फर्स्ट वाला मेथड थोड़ा लेंदी है, सेकंड वाला मेथड थोड़ा कम लेंदी है। क्वेश्चन वन में प्रूव करना है रूट फाइव इज इरेशनल, तो ओनली रूट वाली टर्म है तो फर्स्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। रूट फाइव इज इरेशनल, इसमें हम मान लेंगे कि लेट रूट फाइव इज रैशनल।
अब रैशनल मान लिया, सो इसको क्या ए अपॉन बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स आर एंड एस सच दैट, ऐसे दो इंटीजर आर और एस जरूर एग्जिस्ट करेंगे जिससे कि आप √5 को आर अपॉन एस की फॉर्म में लिख सको। ठीक है, वेयर एस कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, एस जीरो नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, अब हम ये मान लेंगे कि इसमें कुछ फैक्टर कॉमन है, लेट, और उस अगर कुछ कॉमन है तो उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे जिससे कि वो कॉमन फैक्टर बचे ना और दोनों प्राइम बन जाए। लेट देयर इज सम कॉमन फैक्टर इन आर एंड एस, सो वी कैन डिवाइड, जो भी कॉमन होगा उस कॉमन फैक्टर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा, यानी कि दोनों को प्राइम हो जाएंगे। सो वी कैन डिवाइड आर एंड एस बाय दैट कॉमन फैक्टर। सो नाउ √5, अब √5 को कैसे लिख सकते हैं हम, कैन बी रिटन एज, √5 को जब इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो कुछ नया डिजिट आ जाएगा। जैसे सपोज करो ऊपर था मान लीजिए 25 और नीचे था 30, ये आर और एस है, इसमें कुछ कॉमन फैक्टर है 5 है, तो 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो कुछ दो नए नंबर आएंगे। अब ये जो दो नए नंबर है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1, यानी कि ये दोनों को प्राइम है, कि को प्राइम का मतलब है कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे ही जब इसमें कॉमन होगा अगर कुछ तो उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो दो नए नंबर बनेंगे, वो नए नंबर मान लीजिए ए और बी हैं। अब क्या होगा, ए और बी को प्राइम होंगे, जैसे 5 और 6 को प्राइम थे, हेयर या वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 को छोड़कर, और इसी चीज़ का हम यूज करने वाले हैं आगे। अभी हमने दिखाया है कि ए और बी को प्राइम है, नीचे अब हम दिखाएंगे कि ए और बी को प्राइम नहीं है, यानी कि कुछ कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बन जाएगा, इसी कॉन्ट्राडिक्शन को अवॉइड करने के लिए हमको मानना पड़ेगा कि ये जो हमारा अजम्पशन था ये गलत था कि √5 रैशनल है, इसलिए √5 इरेशनल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी तो फिलहाल हमारे ए और बी को प्राइम हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा √5 का स्क्वायर इक्वल ए अपॉन बी का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कितना होता है, रूट हट जाएगा 5 इक्वल ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। अब देखिए राइट साइड को देखिए, राइट साइड में 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 5 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई हो रही है और 5 इसका एक फैक्टर है, यानी कि ये जो राइट साइड है ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है ना, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, ये राइट वाली साइड जो है 5 से डिविजिबल है। इतना तो क्लियर है। अब इस राइट साइड के इक्वल है ये ए स्क्वायर, यानी कि ये ए स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। तो इस पूरे जो इक्वेशन है इसका मतलब है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, दैट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये साइड तो 5 से कट जाएगी डिवाइड हो गए, और इसी के इक्वल ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर ए स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो ए भी होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ए 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ किसी चीज़ से डिविजिबल कब होती है, देखो 35 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि 5 इसका मतलब 5 इसका एक फैक्टर है, 5 × 2 × 3।
ठीक है, या 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि 5 इसका एक फैक्टर है। 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि 3 इसका एक फैक्टर है। 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि 2 इसका एक फैक्टर है। इसी तरीके से अगर a 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, a हैज ए फैक्टर 5, a का एक फैक्टर 5 है। ठीक है, अब अगर a का एक फैक्टर 5 है तो इसका मतलब क्या है कि a को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू समथिंग, कुछ और फैक्टर होंगे तो वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, 5 तो एक फैक्टर है ही कम से कम, यानी कि a को क्या लिखा जा सकता है, 5 और कुछ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, उसे मान लेते हैं c थोड़ी देर के लिए, चाहे कुछ भी हो वो c हो जाएगा। ठीक है, पर इतना जरूर है कि 5 तो एक फैक्टर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब a इक्वल टू 5c हो गया। अब ये जो है हम रखेंगे इस इक्वेशन में, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, पुटिंग a इक्वल 5c इन इक्वेशन 1। जब a इक्वल टू 5c यहाँ रखेंगे तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर। ठीक है, तो 5c स्क्वायर हो जाएगा 25c स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर। तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, पलट के लिख दिया मैंने, तो ये हो गया यहाँ से b स्क्वायर इक्वल 5 से 25 कट गया, बचा 5c स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ आई थी। जब a स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर आया था तो इसका मतलब क्या था, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यही लिखा था, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इसी तरीके से अब b स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब अगर b स्क्वायर 5 क्या है, प्राइम है, अगर कोई किसी चीज़ का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो, डिविजिबल हो, तो वो चीज़ भी डिविजिबल होती है, यानी कि b स्क्वायर जब डिविजिबल होता है किसी प्राइम से तो b भी होता है। ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, b इज डिविजिबल बाय 5। अब b डिविजिबल है तो इसका मतलब b का एक फैक्टर 5 होगा, जैसे बिल्कुल यहाँ था a डिविजिबल था 5 से, इसका मतलब था कि a हैज ए फैक्टर 5। इसी तरीके से b भी डिविजिबल है 5 से, तो इसका मतलब क्या हो गया, b हैज ए फैक्टर 5। ठीक है, यानी कि a में भी एक 5 फैक्टर है और b में भी एक 5 फैक्टर है, यानी कि a और b दोनों में एक कॉमन फैक्टर है 5। इसका मतलब हो गया दैट मीन्स a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर है 5। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, जब कुछ कॉमन है तो ये कोप्राइम नहीं है, दैट मीन्स a एंड b आर नोट कोप्राइम। बट हम तो कोप्राइम लेके चल रहे थे ना स्टार्टिंग में। ठीक है, ए और बी हमने कोप्राइम माने थे, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अर्लियर फैक्ट, हमारे शुरू के फैक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अर्लियर फैक्ट दैट ए एंड बी हमने शुरू में माने थे कोप्राइम आर कोप्राइम। ठीक है, और दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज क्रिएटेड ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन दैट रूट 5 इज रैशनल, सो रूट 5 कैन नॉट बी रैशनल, इट इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये लिख देंगे आप इसके बाद। क्वेश्चन 2 में हमको प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 इरेशनल है। ठीक है, तो इसको हम सेकंड मेथड से करेंगे। अगर ओनली रूट 5 होता तो फर्स्ट मेथड से करते, बट रूट के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो या कुछ प्लस हो रहा हो तो हम उसको सेकंड मेथड से करेंगे। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे कि लेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। ठीक है,
सेकंड मेथड में हम इस चीज़ का यूज करेंगे, √5 को हम इरेशनल मान रहे हैं, ठीक है, और उसका यूज करेंगे हम इसको पूरी टर्म को इरेशनल प्रूव करने में। √5 को इरेशनल मान रहे हैं हम, इस √5 को इरेशनल मानने का यूज करेंगे हम पूरी टर्म को इरेशनल प्रूव करने में, ठीक है। तो अभी शुरू में पूरी टर्म को हम रैशनल मान लेंगे, फिर एक कुछ कॉन्ट्राडिक्शन बनेगा, उस कॉन्ट्राडिक्शन को अवॉइड करने के लिए हम कहेंगे कि ये रैशनल नहीं हो सकता, इरेशनल होगा, ठीक है। लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। अब अगर रैशनल है तो क्या होगा, इसको a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स a and b such that 3 + 2√5 इक्वल a/b। 3 + 2√5 को a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने रैशनल लिया है। तो b वेयर b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि b क्या है आपका डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो रूट वाली टर्म √5 है इसको अकेला कर लेंगे, ठीक है, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो अभी यहाँ पे 2√5 बचा और 3 इधर चला गया माइनस में, a/b -3, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा, b आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा a -3b। अब √5 को अकेला छोड़ करना है बिल्कुल, यानी कि 2 भी इधर ले जाएंगे, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा a -3b अपॉन नीचे चला जाएगा डिवाइड में 2b हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। ये 2 इधर आ गया, तो √5 = a -3b अपॉन 2b। अब देखो a और b हमने क्या लिए थे, 2 इंटीजर लिए थे, यानी कि b एक इंटीजर है, इंटीजर की जब 3 में मल्टीप्लाई होगी तो 3b भी एक इंटीजर बन जाएगा, और इधर a एक इंटीजर है, तो इंटीजर में से जब माइनस इंटीजर होगा तो ये पूरी टर्म इंटीजर होगी। इसी तरीके से नीचे b इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, जब 2 और b की मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरा इंटीजर हो जाएगा। अब ऊपर भी इंटीजर है पूरा और नीचे भी इंटीजर है, इंटीजर अपॉन इंटीजर, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। पूरी टर्म की बात करें अगर, ये पूरी टर्म क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर बन रहा है नीचे भी इंटीजर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a -3b अपॉन 2b क्या हो गया, इज रैशनल, ये है रैशनल। अब ये इक्वल √5 के है, इसका मतलब √5 भी क्या हो गया, रैशनल हो गया, या कहीं होना चाहिए। दैट मीन्स √5 इज रैशनल। लेकिन हमको पता है कि √5 रैशनल नहीं होता, √5 होता है इर्रेशनल, बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हो गया, क्योंकि इधर की राइट साइड थी आपकी रैशनल, तो इस हिसाब से ये √5 इसके इक्वल है, तो √5 भी रैशनल हो गया, बट हमको पता है √5 होता है इर्रेशनल, ठीक है। सो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। सो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, एक कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों बना है, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, क्यों पैदा हुआ है ये, ड्यू टू रोंग एजम्पशन, रोंग एजम्पशन के कारण ये बन गया है, ड्यू टू रोंग एजम्पशन। दैट, कौन सा रोंग एजम्पशन, कि हमने लिया था 3 + 2√5 को रैशनल, दैट 3 + 2√5 इज रैशनल, इस रोंग, इसके कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो 3 + 2√5 इज इर्रेशनल, ठीक है। क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में हमको प्रूव करना है कि 1/√2 इर्रेशनल है, ठीक है।
प्रूव करना है कि 1/√2 इरेशनल है। ठीक है, अब ओनली रूट वाली टर्म नहीं है, इसमें कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम सेकंड मेथड से करेंगे। इसको क्या चेंज हो रहा है कि इसे 1 में लिख दिया। ठीक है, कर इसे फर्स्ट मेथड से भी सकते हैं, बट सेकंड से करेंगे। अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो हम सेकंड मेथड से करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप जैसे √2 को आपने √2 को किया था इरेशनल प्रूव, उसी तरीके से भी कर सकते हो, स्क्वायर वाले मेथड से कर सकते हो इसे। ठीक है बच्चों, तो हम मान लेंगे लेट 1/√2 इज रैशनल, अपोजिट मान लेंगे, और फिर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगा, इसकी वजह से हमें वापस इरेशनल मानना होगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन को हटाना तो वापस इरेशनल मानना ही होगा इसे। ठीक है, तो लेट 1/√2 इज रैशनल। अब अगर कोई रैशनल चीज़ होती है, रैशनल नंबर होता है, तो उसको a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स a एंड b, दो इंटीजर a और b ऐसे जरूर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि आप 1/√2 को क्या लिख सको, a/b। ऐसे दो नंबर a और b जरूर एग्जिस्ट करेंगे, और b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको हम कर रहे हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड, इसका मतलब है सेकंड मेथड में क्या करना, √2 को हम इरेशनल मान रहे हैं, हमको प्रूव करना है देखो 1/√2 को इरेशनल, तो सेकंड मेथड से कर रहे हैं। तो सेकंड मेथड में हम करते हैं कि जो रूट वाली टर्म है उसको इरेशनल मान के चल रहे होते हैं, कि ये तो प्रूव कर चुके हैं हम। ठीक है, जैसे कि √2 को हम मान के चलते हैं कि √2 तो इरेशनल हम प्रूव कर चुके हैं, हमको प्रूव करना 1/√2 को। ठीक है, तो इसमें हमको यूज करना होगा √2 का, कि √2 तो इरेशनल है और उसका यूज करेंगे। तो यहाँ √2 बनाना होगा। अब ये 1/√2 है, तो अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, अगर हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2 a/b। तो ये ऊपर तो बन गया √2 और नीचे बन गया √2 की √2 में मल्टीप्लाई हुई, ये बन गया 2 इक्वल a/b। ठीक है, वही बताया था सेकंड मेथड में जो रूट वाली टर्म है उसका हम यूज करने वाले हैं, उसकी वो इरेशनल है, वो पहले से मान के चल रहे हैं हम, क्योंकि हमने पहले प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो √2 इरेशनल मान लिया, इरेशनल मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ √2 बना लिया, किसी तरीके से बना लिया। अब दूसरा काम है इस रूट वाली टर्म को अकेला करना है हमको, तो √2 के साथ 2 है, 2 को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा √2 इक्वल 2, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2a इंटू 2a/b। ठीक है, √2 को अकेला कर लिया हमने। अब जो ये पूरी राइट हैंड साइड है इसको देखते हैं। a और b तो इंटीजर है, हम मान के चल रहे हैं a और b इंटीजर है, तो जब a की 2 में मल्टीप्लाई होगी, 2 किसी इंटीजर की 2 में मल्टीप्लाई होगी, तो ये ऊपर वाला इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला इंटीजर है, नीचे b भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, यानी कि ये रैशनल हो गया। ठीक है ना, a/b की फॉर्म ही है ये, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, और नीचे b तो 0 हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड क्या है, हेयर 2a/b इज रैशनल है ये। ठीक है, क्यों है रैशनल, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर, a एंड b आर इंटीजर्स। अब जब ये राइट साइड रैशनल है तो √2 इसके इक्वल है, तो इस हिसाब से √2 भी रैशनल हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स √2 इज रैशनल। बट हमको पता है √2 क्या होता है, इरेशनल, वो पहले क्वेश्चन में हम मान प्रूव कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन में हम मान के चल रहे हैं सेकंड मेथड में कि √2 इरेशनल होता है। ठीक है, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, दैट √2 इज इरेशनल। कॉन्ट्राडिक्शन बन गया,
क्यों बना कॉन्ट्राडिक्शन? क्योंकि ये राइट साइड तो आ रही है रैशनल और रूट टू है इसके इक्वल, तो इसी हिसाब से रूट टू भी रैशनल हो गया। बट हम जानते हैं कि रूट टू तो इररेशनल होता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो चुका है। सो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों बना है? एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, ये बना है किस लिए? रोंग एजम्पशन की वजह से, बिकॉज ऑफ आवर रोंग एजम्पशन। और रोंग एजम्पशन क्या था हमारा? ये था रोंग एजम्पशन कि दैट 1/√2 इज रैशनल। अब ये एजम्पशन गलत है तो क्या हो गया? सो 1/√2 इरेशनल हो जाएगा। 1/√2 इज इरेशनल, इरेशनल। ठीक है बच्चों, दो मेथड है क्वेश्चन करने के। फर्स्ट मेथड में जब सिर्फ रूट वाली टर्म हो, ओनली रूट की टर्म, ठीक है, नॉर्मल लिखा हो कि √2 को इरेशनल करो, √3 को करो, √5 करो, √6 को, इस टाइप के क्वेश्चन में हम फर्स्ट मेथड का यूज करेंगे जिसमें हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, और अगर रूट वाली टर्म को कुछ मॉडिफाई किया गया हो, यानी कि कुछ या तो इंटीजर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, या फिर उसको अपोजिट कर दिया, तो इसमें हम सेकंड मेथड का यूज करेंगे। और सेकंड मेथड में हम ये मान के चलते हैं कि जो रूट वाली टर्म है वो तो इरेशनल हम प्रूव कर चुके हैं पहले से, उसका यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ किया कि √2 तो इरेशनल है। ठीक है, इसमें हमने दिखाया नहीं है कि √2 इरेशनल है, इसमें हम पहले का मान रहे हैं कि पहले कर चुके हैं हम, √2 इरेशनल है, और उसकी हेल्प से हम पूरी टर्म को दिखा रहे हैं कि 1/√2 भी इरेशनल होगा। तो इसमें हम इस तरीके का यूज करेंगे। उसमें आखिर में जाके रूट वाली टर्म को हमको अकेला करना होता है एक साइड में, बाकी सारी जो टर्म है उसको एक साइड ले जाओ और फिर दिखाओ जो दूसरी साइड है कि वो रैशनल है, इसीलिए ये रूट वाली टर्म भी रैशनल होगी। बट रूट वाली टर्म हम जानते हैं इरेशनल है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन बन गया है। ठीक है, तो ये है मेथड, सेकंड मेथड करने का। क्वेश्चन 3 के सेकंड पार्ट में हमको प्रूव करना है 7√5 को इरेशनल। ठीक है, तो अब रूट वाली टर्म के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रही है एक्स्ट्रा, तो इसको हम सेकंड मेथड से करेंगे। ठीक है, और इसमें हम यूज करेंगे √5 को, हम मान के चल रहे हैं कि √5 इरेशनल है, और इसी चीज़ का हम यूज करेंगे 7√5 को इरेशनल प्रूव करने में। ठीक है, तो शुरू में हम अपोजिट मान लेंगे कि लेट 7√5 इज रैशनल। अब रैशनल है तो इसको a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो देन देयर एग्जिस्ट टू integers a and b such that दो इंटीजर a और b ऐसे होंगे कि 7/√5 इक्वल हो जाएगा a/b के, और b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको इस √5 वाली टर्म को अकेला करना है। ठीक है, बाकी सब जैसे 7 है इसके साथ उसको भी इधर ले जाएंगे। सेकंड मेथड में ये जो रूट वाली टर्म है इसको हमको अकेला करना होता है, तो ये हो जाएगा √5 इक्वल a/, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा a/7b। ठीक है, अब अगर इस राइट साइड को हम देखें तो इसमें a क्या है? इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, तो नीचे की टर्म देखते हैं। इंटीजर में जब 7 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 7 भी पूरा इंटीजर बन जाएगा, तो ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर होता है रैशनल। तो यानी कि ये जो पूरी साइड है a/7b ये होगी रैशनल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर्स सो a/7b विल बी रैशनल। अब ये रैशनल है राइट साइड, तो इसके इक्वल है √5, तो √5 को भी रैशनल होना चाहिए। सो √5 विल बी रैशनल। बट हमको पता है √5 तो रैशनल नहीं होता, √5 होता है इरेशनल। बट वी नो दैट
रूट 5 इज इरेशनल। अब कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, यहाँ रूट 5 रैशनल हो गया बट रूट 5 होता है इरेशनल, सो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज ए contradiction and this contradiction has been arisen due to our wrong assumption that रॉन्ग एजम्पशन क्या किया था हमने कि 7√5 को हमने रैशनल मान लिया था, दैट 7√5 इज रैशनल, सो 7√5 इज इरेशनल, ये इरेशनल होगा, अदरवाइज कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट रहेगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन को अवॉइड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एजम्पशन को हटाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, क्वेश्चन 3 के थर्ड पार्ट में हमको 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे पहले किया था, हम मान लेंगे लेट 6 + √2 इज रैशनल। अब अगर रैशनल है तो इसको a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, सो देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स a and b such that 6 + √2 equal a/b and b cannot be equal to 0। अब ये जो रूट वाली टर्म है इसको अकेला कर रखना है हमें एक साइड में, बाकी सबको राइट साइड में ले जाना है, तो ये हो जाएगा √2 इक्वल a/b, ये 6 प्लस में था इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये b एलसीएम आ गया आपका, तो ऊपर हो जाएगा a - 6b। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 इक्वल, या 1 मान लिया था एलसीएम ले लिया, ठीक है, a - 6b हो गया, ये √2 इक्वल हो जाएगा a - 6b अपॉन b। अब राइट साइड को देखो जरा, a और b दोनों हैं इंटीजर, ऊपर देखते हैं, b इंटीजर था, 6b एक इंटीजर है, 6 से जब b में मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों इंटीजर हो जाएंगे 6b, क्योंकि इंटीजर और इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर होती है। ठीक है, ये 6b इंटीजर हो गया। अब इधर a इंटीजर है, इंटीजर में से इंटीजर माइनस होगा तो ये पूरा ऊपर का टर्म इंटीजर बन जाएगा, ऊपर भी इंटीजर है और b नीचे भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो यानी कि ये जो पूरी टर्म है ये राइट साइड वाली ये रैशनल होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नाउ सिंस a एंड b, क्योंकि a और b आर इंटीजर्स, सो चूंकि a और b इंटीजर है तो a - 6b अपॉन b विल बी रैशनल, ये जो पूरी टर्म है ये रैशनल होगी। अब जब ये रैशनल है राइट साइड तो ये √2 इसके इक्वल है, तो √2 भी रैशनल हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स √2 इज रैशनल। लेकिन हमको पता है √2 तो इरेशनल होता है। ठीक है, बट वी नो दैट √2 इज irrational, so there is a contradiction, एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज क्रिएटेड ड्यू टू, क्यों क्यों क्रिएट हुआ ये, ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, दैट
क्या था हमारा रॉन्ग एजम्पशन? 6 + √2 इज रैशनल, ये रॉन्ग था। सो 6 + √2 इज इरेशनल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। ठीक है।